अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम जो अलामतें पढ़ने वाले हैं वो है अलामत बत, अलामत शेर और अलामत मिसरा। तो ये भी ख़ास अलामतें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोई नसरी तहरीर लिखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अलामत बत पर। अलामत बत एक छोटी सी अलामत है और ये अलामत जो है इसमें मारिफा के ऊपर या तखल्लुस के इजहार के लिए इस्तेमाल होती है। आमतौर पर इसमें मारिफा खुसूसन इसमें अलम या शायर के तखल्लुस की शिनाख्त ज़ाहिर करने के लिए किसी लफ्ज़ के ऊपर लगाई जाती है। तखल्लुस के साथ इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर मारूफ़ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँगी इस तरीके से गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, अगर तखल्लुस आएगा गालिब तो इसके ऊपर ये इस तरीके से इस अलामत का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से इकबाल, तो इसके ऊपर इस अलामत का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। और अगर कोई मुझे कोई जुमला लिखना हो इस तरीके से गालिब एक अजीम शायर थे, तो यहाँ पर गालिब पर मैं इस तरीके से इस अलामत बत का इस्तेमाल करूँगी। गो इसमें अलम के साथ इसका इस्तेमाल होता है, यानी कोई ख़ास जगह, कोई ख़ास शख्स, तो इसके उनके ऊपर इस अलामत का, अलामत बत का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। और ख़ास तौर पर तखल्लुस के साथ इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से होता है। किसी शायर का वो मुख्तसर नाम जो वो शायरी में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं, तो उसके ऊपर इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हम अलामत शेर। देखिए इस अलामत का इस्तेमाल उमूमन नसर के दरमियान जब हम कोई शेर नकल करते वक्त किया जाता है। अगर हम कोई शेर कोट कर रहे हैं, हम कोई नसरी तहरीर लिख रहे हैं और उसके दरमियान हमें कोई शेर कोट करना है या शेर नकल करना है, तो उस वक्त हम इस अलामत का, जिसको हम अलामत शेर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई नसरी तहरीर लिख रही हूँ प्रोज़ पोर्शन में, तो बीच में मुझे कोई शेर जो है दर्ज करना हो, तो मैं इस अलामत को पहले डालूंगी ऐसे, उसके बाद मैं पूरा शेर लिखूंगी जो जो मुझे लिखना हो। जैसे कि मैं इस तरह लिखूंगी, पहले ये अलामत डालूंगी, ऊपर से तो नसरी तहरीर होगी, उसके बाद ये अलामत डालूंगी। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट के बीच में शेर जो है कोट करने जा रही हूँ या शेर नकल करने जा रही हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकली। तो इस तरीके से मैंने नसरी तहरीर के दरमियान अगर मुझे कोई शेर आया तो मैंने इस अलामत, जिसको हम अलामत शेर कहते हैं, इसका ये इसकी ये अलामत पहले जो है ज़ाहिर की, उसके बाद मैंने शेर लिखा। तो इसका मतलब ये है कि शेर नकल करते हैं हम, तो इसे देखकर मालूम होता है कि आगे या साथ दिया गया जो भी टेक्स्ट अब होगा वो क्या होगा, वो शेर होगा। इसी तरीके से अलामत मिसरा, इस अलामत की शक्ल कुछ इस तरीके से, पहले ऐन है, फिर उसको इस तरीके से जो है कर्व करना है, इस तरीके से अलामत लिखी जाती है ऐसे। इसको हम अलामत मिसरा। शेर के दो मिसरे होते हैं, ये तो यहाँ से तो यहाँ तक एक मिसरा है, ठीक है ना। और जब दो मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। अगर मुझे मैं नसरी पोर्शन में जो कुछ लिख रही हूँ टेक्स्ट में, तो नसर के दरमियान अगर मुझे सिर्फ एक मिसरा जो है नकल करना हो, एक मिसरा कोट करना हो, तो उसके लिए मैं इस अलामत का इजहार करूँगी। मिसाल के तौर पर अगर मुझे सिर्फ इतना लिखना है, तो एक मिसरा सिर्फ, हाँ, एक मिसरा मुझे सिर्फ कोट करना है, एक मिसरा मुझे नकल करना है नसर के दरमियान, तो उसके लिए मैं इस अलामत का पहले इजहार करूँगी, यानी कि मुझे महज एक मिसरा जो है नकल करना है।
اس کا مطلب ہی ہے ایک مصرے کے لیے اور یہ پورے ایک شعر کے لیے یہ والی علامت۔ تو یہ تینوں علامتیں جو ہے تحریر میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو علامت بط جو کسی خاص شخص خاص طور پر تخلص کے لیے استعمال ہوتی ہے، تخلص کے اوپر استعمال ہوتی ہے، جس کو ہم علامت بط کہتے ہیں۔ اور دوسری علامت شعر، اگر مجھے نثر کے درمیان کہیں پہ شعر نقل کرنا ہے تو پہلے میں اس علامت کو ظاہر کروں گی، علامت کو پیش کروں گی، اس کے بعد میں شعر لکھوں گی، تاکہ یہ پڑھنے والا یہ سمجھ سکے کہ اس کے بعد جو لکھا جا رہا ہے وہ شعر ہے۔ اس کے بعد علامت مصرع، اگر مجھے شعر نہیں بلکہ اس کا ایک مصرع جو ہے نقل کرنا ہے تو میں پہلے اس علامت کو لکھوں گی، اس کے بعد وہ مصرع پیش کروں گی، تاکہ پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ مصرع جو ہے نقل کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے علامت بط، علامت شعر اور علامت مصرع کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نثر میں ان علامات کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم علامت استفہام کا تفصیلی مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ شاعری اور نثر میں اس کا استعمال کس انداز سے کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے کلام کے مفہوم اور انداز بیان پر کیا اثر مرتب کرتی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔